सेकंड चीज, एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन? जॉइंट फैमिली बिजनेस। क्या मतलब इसका? कि अगर आप घर के अफराद बैठ के कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें अगर आपके मेंबर 20 से ज्यादा भी हो गए और आप प्रॉफिट भी कमा रहे हैं तो आपको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। ये लॉ क्यों आया है, कानून क्यों है? एग्जांपल देगा प्रैक्टिकल, जल्दी छोटी छोटी। भाई हाँ हाँ, उनको हालांकि 20 से ज्यादा लोग हैं, 20 से ज्यादा लोग हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लेकिन कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका मुल्क 60% एग्रीकल्चर पे चलता है। तो एक जमीन होगी, उस जमीन पे पूरा दादा परदादा उसके बच्चे चाचा ताता सब बैठ के क्या कर रहे होंगे? बिजनेस कर रहे होंगे और वही खेती बाड़ी कर रहे होंगे। तो अगर वो इस सेक्शन को पढ़ेंगे, ब्लू वाले सेक्शन को, तो उनके लिए तो कंपनी बनाना लाजमी हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे उसको एक्सेप्शन दे दी गई है कि जी अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तीसरी चीज, लेकिन अगर दो ज्वाइंट फैमिलीज में क्या होने जा रही है? पार्टनरशिप। अगर दो ज्वाइंट फैमिली में पार्टनरशिप होने जा रही है तो अगर पार्टनरशिप में मेंबरान 20% से ज्यादा हो गए तो इसका मतलब है अब आपका ये घरेलू बिजनेस नहीं है, अब तो आप बाकायदा तौर पे क्या करने जा रहे हैं? पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। तो अब आपको कंपनी रजिस्टर करवाना जरूरी है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप दो ज्वाइंट फैमिलीज के दरमियान हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक गांव है, वहां पे खेती बाड़ी है, एक खानदान वहां पे पानी सप्लाई करता है, पानी का बिजनेस करता है, एक खानदान के पास जमीन है, सही है। दोनों फैमिलीज आपस में क्या कर लेती है? बिजनेस कंबाइन करती है, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। अगर उन दोनों खानदान के लोग जो उस बिजनेस में इन्वॉल्व है या उनके जो मेंबर्स है ज्वाइंट फैमिली के, अगर वो 20 से ज्यादा हो गए तो अब उनको ब्लू वाले सेक्शन के हिसाब से कंपनी को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन अगर 20 से ज्यादा नहीं हुए तो अब उसको कंपनी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज एक्सक्लूड हो जाएगी। कौन सी एक्सक्लूड हो जाएगी? बच्चे हैं 2-3 साल के, 4 साल के, 16 साल के, उनको आप काउंट नहीं करोगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? चौथी चीज कि जब कानून खुद आपसे कहता है कि नहीं भाई आप तो इतना रिस्की काम कर रहे हैं, इतना रिस्की काम कर रहे हैं, तो आप कंपनी तो बना ही नहीं सकते। एग्जाम्पल, जबरदस्त एग्जाम्पल, आपने अगर क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, अगर ऑडिट में आपने सेक्शन पढ़ा हो क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में, तो उसमें वो लिखता था कि बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर, बच्चों एक बॉडी, अच्छा नहीं पढ़ा, एक बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा नहीं हो सकता कि पीडब्ल्यूसी एक कंपनी है, नहीं पीडब्ल्यूसी कंपनी नहीं हो सकती, सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि यूसुफ आदिल एक कंपनी है। क्यों? बिकॉज अगर इस मुल्क में आपने ऑडिटर बनना है तो इस मुल्क का कानून ये कहता है कि आप कंपनी नहीं बन सकते। आप तो एक पार्टनरशिप हो तो आप पार्टनरशिप एक्ट के तहत ऑपरेट करोगे। आप एज अ कंपनी, ऐसा थोड़ी कि आपने हैस्कॉल का ऑडिट किया, हाँ, और ऑडिट पूरा फकअप कर दिया और आपने कहा कि भाई कंपनी से पैसे मांगो, पार्टनर को पैसे देगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सही। तो इस चीज के लिए हमारे मुल्क में कानून है कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हो गए, डॉक्टर के, लॉयर्स के, अकाउंटेंट्स के, जहां पे कंपनी बनाने की रिक्वायरमेंट, कंपनी का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? कि वहां पे शेयर होल्डर्स और कंपनी आपस में अलग अलग हो जाते हैं। बच्चों लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मैं एक कंपनी बनाता हूं तो भाई अगर तुम्हारे पैसे नहीं मिल रहे, कंपनी के पास जाओ, मेरे घर पे नहीं आ सकते। ये मेरी बात समझने की कोशिश करिए। कंपनी और शेयर होल्डर में सबसे बड़ा फर्क किस चीज का है? कंपनी का सबसे बड़ा फर्क ये कि कंपनी अगर आपने बना ली तो सारा का सारा पैसा कंपनी से मांगोगे। क्रेडिटर मेंबर के घर पे नहीं आ सकता, ना मेंबर के खिलाफ कोई एफआईआर काट सकता है, ना मेंबर के खिलाफ कोई केस कर सकता है, ना उसको हाई कोर्ट में लेके जा सकता है। हाँ, वो किसके खिलाफ केस करेगा? वो कंपनी के खिलाफ केस कर रहा होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्लियर है? अगर सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स करा है तो वहां पे जो क्रेडिटर्स होंगे, जिनको पैसे नहीं मिले, जो डिपॉजिटर्स है, वो मेंबर के शेयर होल्डर के घर पे नहीं जा रहे होंगे कि पैसे दो, वो किसके पास जा रहे होंगे? वो कंपनी के पास जा रहे होंगे। लेकिन अगर इस मुल्क में कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पे मना किया गया है कि आप कंपनी नहीं बना सकते, तो वहां पे फिर आप, यहाँ पे फिर वो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ऑडिट फर्म में एक पार्टनरशिप है,
फर्ग्यूसन के 100 से ज्यादा पार्टनर है, ऑब्जेक्ट क्या है, गेन और प्रॉफिट, लेकिन फर्ग्यूसन इज नॉट अ कंपनी, बिकॉज कहाँ फॉल कर जाएगी, एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगी, बिकॉज वहां के कानून के तहत आप कंपनी नहीं बना सकते। क्लियर हम सारे यहां तक? जल्दी से हैंडआउट पे आ जाते। अब थोड़ा समझाए, अब लॉ को थोड़ा पढ़ते हैं जल्दी, छेती छेती बच्चों। सेक्शन 9 हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशन पार्टनरशिप एज कंपनीज। इसको वापस से रीड कर लेते हैं। नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20% shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association, partnership or entity, or by the individual members thereof, unless it is registered as a company under this act, and any violation of this section shall be an offense punishable under this section। लिखा हुआ क्या है, अगला सेक्शन जो आपने आज पढ़ना है वो लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस। यार हैंडआउट सबके पास है भाई, हैंडआउट एक्स्ट्रा होंगे ना, दे दो ना यार जल्दी, और उसको थोड़ा जूम करके करो नहीं। चले जी, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल, कौन सा सेक्शन, सब सेक्शन। तो अगर मैं नहीं सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9, नथिंग इन दिस सब सेक्शन, इसका मतलब है जब मैं सब सेक्शन 1 पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा यार पार्टनरशिप तो पीडब्ल्यूसी भी है, मेंबरान 20 से ज्यादा है, तो कंपनी क्यों नहीं बना रहे, कंपनी इसलिए नहीं बना रहे बिकॉज वहां पे वो ओवरराइड कर देता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब पीसीएचएस, ये अपने कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के हिसाब से बनेगा, ये एज अ कंपनी नहीं बनेगा। बॉडी और एसोसिएशन, बॉडी और एसोसिएशन का मतलब है कि कंपनीज एक्ट बनाने वाले एससीसीपी, के एससीसीपी कंपनी होगा, नहीं एससीसीपी कंपनी नहीं है। क्यों, एससीसीपी अपने कानून के तहत बना है, जिसका नाम है एससीसीपी एक्ट 1997। सही है। इसी तरीके से आईकैप, तो आईकैप भी एक बॉडी है, आईकैप कंपनी नहीं है। बॉडी क्यों है, क्योंकि वो अपने कानून के तहत बना हुआ। आईबीए का अगर आपको आइडिया हो, लम्स अगर आपने सुना हो, तो ये सारी की सारी एंटिटीज या बॉडी कॉर्पोरेट जो है ये कंपनीज नहीं है, ये अपने कानून के तहत बनी है। एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अदर देन अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, इसके लिए इस सब सेक्शन सब क्लॉज ए के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे 3rd पेज पे आ जाए। आईबीए दिख रहा है आप लोगों को? तो अगर आप आईबीए को देखें, द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बिल 1994 हैविंग बीन passed by the Provincial Assembly of Sindh on 15 June 1994 and assented to the Governor of Sindh on 31st July 1994 is hereby published as an Act of the Legislature of the Sindh। इसका मतलब है आईबीए को बनाने वाले 20 लोग से ज्यादा थे। आईबीए का बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना है, कमाता है, ठीक ठाक कमाता है, लेकिन कंपनी नहीं बना रहा। क्यों? बिकॉज आईबीए खुद अपने कानून के तहत बना हुआ है, तो आप एक कंपनी के ऊपर 2 कानून अप्लाई नहीं कर सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसको मैं थोड़ा सा एक और अच्छी एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आपने थोड़ा बहुत टैक्स पढ़ा हुआ और ये लीगली बहुत बड़ा मसला है। जरदारी साहब आए, जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम पास करी। जरदारी साहब ने कौन सी तरमीम पास करी? 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम क्या आती है कि भाई प्रोविंशियल के पास राइट है कि वो टैक्स लगा सकता है, प्रोविंशियल के पास राइट है कि वो टैक्स को क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। 18वीं तरमीम उसके पास है। उसने कहा यार मतलब वैसे तो पाकिस्तान एक है, लेकिन अब एक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? बिकॉज 18वीं तरमीम पास करते तो हर गवर्नमेंट के पास राइट है, तो उनको फेडरल गवर्नमेंट की मोहताजी नहीं करनी पड़ेगी। सिंध के ऊपर वो जो कानून चाहे वो पास कर सकते। सही है। तो हम सबको पता है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा,
वर्कर्स, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, वर्कर्स वेलफेयर फंड। ये किसने इजाद किया था? फेडरल गवर्नमेंट ने। भाई कानून तो फेडरल 18वीं तरमीम के बाद जरदारी साहब ने, हाँ ये है, कानून है, सिंध वर्कर्स वेलफेयर। बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, सही है। पंजाब को थोड़ी देर बाद ख्याल आया, अब मुझे एक बात बताएं, अगर एक एंटिटी है, ये कंपनी है, क्या इसके ऊपर ये दोनों कानून अप्लाई हो सकता है? नहीं यार, अगर वो सिंध में ऑपरेट कर रही है तो पंजाब वाला उससे टैक्स नहीं मांग सकता। अगर वो सिंध में ऑपरेट कर रही है तो कौन टैक्स मांग रहा होगा? अच्छा, मसला क्या आया? मसला आ गया, इसके तो सिंध में भी ऑपरेशंस है, इसके तो पंजाब में भी ऑपरेशंस है, इसके तो बलूचिस्तान में भी है, इसके तो केपीके में भी है, और ऑपरेट। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ कंपनी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ कंपनी। क्यों? अपने कानून के तहत बनी है। नेशनल बैंक एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत एक बॉडी क्रिएट हुई जिसका नाम क्या था? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। वो बॉडी कैसे चलेगी, वो सारे के सारे रूल्स कहाँ लिखे हुए थे? उसी कानून में लिखे हुए थे, एनबीपी एक्ट में लिखे हुए थे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो हमेशा याद रखें, कभी भी एक कंपनी के ऊपर आप दो कानून अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि भाई मैंने आईबीए बनाया है और आईबीए एक्ट के तहत बनाया है, तो अब कंपनीज एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए ना भाई कि कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ये कहां मेंशन हुआ भाई? एक्सेप्शन में जो कि लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 में, नथिंग इन दिस सेक्शन, इन दिस सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू एनी बॉडी एसोसिएशन जो कि अपने कानून के तहत बनी हुई। सही है। इसी तरीके से आपने लम्स का नाम सुना हुआ है प्यारे बच्चों? सही है। तो अगर आप लम्स को देखें तो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस हियर इन आफ्टर रेफर टू एज लम्स, और द यूनिवर्सिटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर आप देखें तो वहां पे बॉडी का वर्ड लिखा हुआ है, इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान अंडर द लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस ऑर्डर 1985 ऑन March 31, 1985। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो लम्स इज नॉट a company. Why it is not a company? Although it falls under the definition of subsection 1 of section 9, but there are certain exceptions, there are certain entities, there are certain associations, there are certain partnerships, there are certain body on which the subsection 1 shall not apply। क्या यहां तक बात समझ आती है? थोड़ा सा अगर हम आगे चले प्यारे बच्चों तो हमारा फेवरेट आ जाएगा, this ordinance may be called, बच्चों क्या वो मुंह से नाम भी नहीं निकल रहा? This ordinance may be called the Chartered Accountant Ordinance 1961. It extends to whole of the Pakistan. It shall come into force on such date as the federal government may, by notification in the official gazette, appoint this behalf the Institute of Chartered Accountant of Pakistan। अगर आप देखें तो incorporation of the institute, सुनिएगा, incorporation of the company नहीं, इंस्टीट्यूट। इसका मतलब है अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होगी तो कंपनीज एक्ट 2017 में जाना है। तो ये अपने आप को तो कंपनी कहता ही नहीं है, ये अपने आप को क्या कहता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। All person whose names are entered in the register at the commencement of this ordinance and all the person who may hereafter have their names entered in the register under the provision of this ordinance, as long as they continue to have their names borne on the said register, are hereby constitute a body corporate by the name of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, and all such persons shall be known as the members of the institute। तभी हम अपने आप को members कहते हैं। सही, हम किसका member कहते हैं? हम institute का member कहते हैं। कौन सा institute? Institute of Chartered Accountant of। हम किसी कंपनी के member नहीं है। कंपनी का वर्ड तब आएगा जब वो कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से बनेगा। अच्छा जी, इसी आईकैप के कानून में, इसी ऑर्डिनेंस में अगर आप देखें तो सेक्शन 23 में लिखा हुआ है कंपनीज नॉट टू इंगेज इन, वर्ड कौन सा लिख दिया इसने? और ये आईकैप ऑर्डिनेंस बनाने वाला भी कौन? फेडरल गवर्नमेंट। कंपनीज एक्ट बनाने वाला भी कौन?
तो जब एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट 1961 में ये कह रहा है कि जब आप अकाउंटेंसी प्रोफेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे तो आप कंपनी नहीं बन सकते, तो इसका मतलब है अगर मैं इस रेड वाले को छुपा दूं और सिर्फ इस सब सेक्शन 1 को देखूं तो मेरे ऊपर तो कंपनी बनाना मैंडेटरी हो गया। तभी इस चीज को उठा के कहां नीचे लिख दिया है, एक्सेप्शन में लिख दिया है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने इश्यू किया था उसमें लिखा था नो कंपनी लिमिटिंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और एल्सवेयर शैल प्रैक्टिस एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक कानून 1961 में पास किया था। तभी कंपनीज एक्ट 2017 के पहला पे जल्दी 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 कंपनीज एक्ट 2017 में आप पॉइंट डी पढ़े, a partnership formed to carry on practice as lawyers, accountants or any other profession where practice as a limited liability company is not permitted under the कौन सा रेलिवेंट लॉ, नहीं कौन सा रेलिवेंट लॉ, आई कैप ऑर्डिनेंस। तो वो ऑर्डिनेंस मना करता है कि आप एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं बना सकते। तो एक तरफ मुझे फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कंपनी नहीं बनाओ, दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कंपनी बनाना आपकी ऑब्लिगेशन है। तो मैं किसकी बात मानता हूं, इसका मतलब है एक जगह पे क्लैरिफिकेशन देनी होगी। वो क्लैरिफिकेशन कहां पे दे दी, वो कंपनीज एक्ट 2017 में दी थी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो शुरू की क्लासेस हमारी इस तरीके से थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल, वैसे सब पूरा बैच चल रहा होगा, लेकिन स्टार्टिंग में एक एक वर्ड को या लॉ को पढ़ने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जब समझ आ जाएगी लॉ पढ़ना कैसे, चीजें किस तरीके से आती है, क्यों एक्सेप्टेंस लिखी आई है, तो इंशाल्लाह आगे जाके थोड़ा सा हमें फायदा होगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? तीसरी चीज हमारे पास जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन joint family business or a partnership of 2 or more joint families where the total number of members of such families excluding the minor members does not exceed 20। क्या यहां तक बात समझ आती है? A partnership of 2 or more joint families where the total number of members of such families excluding the minor members does not exceed। इसका ये कतई मतलब नहीं है। मैं इसके साथ मैं एक इलस्ट्रेशन आपके सामने रखता हूं। ये चौधरी खानदान है, ये भुट्टो खानदान है, ठीक है। दोनों एक जॉइंट फैमिली नहीं बन सकते, बने भी तो है, हम लोग चला रहे हैं यार, तो बन क्यों नहीं सकते? सही है। तो ये लोग एक जॉइंट फैमिली बिजनेसमैन है, सही। अगर ये जॉइंट फैमिली बिजनेसमैन है तो चौधरी साहब के टोटल जो मेंबर्स हैं वो 12 है, भुट्टो साहब के टोटल जो मेंबर्स हैं वो 15 है। क्या ये जो जॉइंट फैमिली बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या इनको रजिस्टर करवाने की जरूरत है? इसको कोई माइनर नहीं है, ऑल्दो बिलावल माइनर है लेकिन माइनर नहीं है। क्या करवाने की जरूरत है? हाँ जी, जरूरत है। अच्छा, लेकिन 12 मेंबरान जो चौधरी साहब के हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 इस बिजनेस में है, और ये जो 15 है इनमें से सिर्फ 8 इस बिजनेस में है। क्या अब रजिस्टर करवाने की जरूरत है? हाँ जी, लॉ पढ़े, जल्दी से बताएगा। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? अ पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर जॉइंट फैमिलीज, चौधरी साहब एंड भुट्टो, सही है। वी आर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ, जहां मेंबर्स की बात करती है तो मतलब आप 10 और 8 को ऐड नहीं करेंगे, आप 12 और 15 को ही ऐड कर रहे होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो आप समझने की कोशिश करें, वो टोटल मेंबर का वर्ड यूज करता है। डन हो गया मेरे भाई? क्लियर हम सारे यहां तक? अच्छा, तो ये हमने आज की क्लास में एक सेक्शन पढ़ा, और हर एक चीज के ऊपर हमारे पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अवेलेबल है, आई कैप हो गया, लम्स हो गया, आईबी हो गया, उसको हमने थोड़ा सा रीड कर लिया। जो वर्ड बॉडी का आ रहा है, ये बॉडी एक्चुअली बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि अपने कानून के तहत बनी हुई। क्या यहां तक प्यारे बच्चों के लिए हम यहाँ पे? अच्छा, सेक्शन 9, अच्छा ये डॉट खत्म, सही है। सेक्शन 9, जहां सेक्शन 9 आया, 2 पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, जल्दी छेती छेती बता दो। या तो कंपनी फॉर्म होगी या कंपनी फॉर्म नहीं होगी। मामला आगे कब बढ़ेंगे? जब फॉर्म करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी ऑब्लिगेशन है। डंडे के जोर पर करेगा वैसे से भी, जब मैं सेक्शन 9 के ब्लू वाले में फॉल कर जाऊंगा, सही है। तो इसका मतलब है अगला जो सेक्शन मेरे पास होगा, अब मैं पूछता हूं उससे कि भाई मैं तो सेक्शन 9 के जमरे में आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, तो मुझे कंपनी क्या करनी चाहिए?
फॉर्म करनी चाहिए। तो जो अगला सेक्शन आएगा वो सेल से बनता है कि एससीसीपी या कंपनीज एक्ट मुझे यह बताएगा, क्या बताएगा? अगला जो सेक्शन मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो कौन सा होगा? मोड और अगेन वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? वर्ड कौन सा यूज हो रहा है क्या याद है? और अगर आप इस सेक्शन 9 को भी देखें तो दो ही वर्ड आपको मिल रहे हैं, कौन से? फॉर्म एंड रजिस्टर। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर आप ये भी देखें तो एक ऐसी कंपनी जो किसी और कानून के तहत फॉर्म हो चुकी है या किसी और कानून के तहत रजिस्टर्ड हो चुकी है। डन हो गया? तो अभी तक ये इन्हीं वर्ड्स में हमने खेले। अच्छा, जहां मेरे पास मोड्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी आया तो कंपनीज एक्ट ने कहा पहला, अच्छा मैं अभी वर्ड ऑप्शन का यूज कर रहा हूं बट जरूरी नहीं कि ऑप्शन का वर्ड, सही आपको समझाने के लिए। पहला, 3 या 3 से जायद मेंबर्स ने, देखें ये गलत हरकत कर रहे हैं आप, पर्सन, सही है, ऐसा ना करें, खुदा का वास्ता ऐसा ना करें। 3 या 3 से जायद लोग कौन सी कंपनी बना सकते हैं? पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। 2 या 2 से जायद लोग कितनी कंपनी बना सकते हैं? प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। 1 और 1 से ज्यादा नहीं, नहीं, एक बंदा कौन सी कंपनी बना सकता है? एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी बना सकता है। तो इसका मतलब है जैसे ही मैं सेक्शन 11 या 12 में आया मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, तो उसने मुझे बताया कि भाई अच्छा इसमें एक बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है, इसमें एक बड़ी खास बात यह है, कंपनी बनाने की ऑब्लिगेशन किस पे थी? 20 से ज्यादा। लेकिन आगे जो उसने कंपनी बनाने का आपको ऑप्शन दिया है उसमें 20 से ज्यादा लोग तो रखे ही नहीं है। उसमें कितने रखे? 3, 2। तो इसका मतलब है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के ऊपर सेक्शन 9 अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस चाहे तो सेक्शन 11 के तहत कंपनी वॉलंटरली बना सकता है। मैंडेटरी नहीं है मेरे ऊपर, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो कंपनी बना सकता हूं। ये सेक्शन अगर नहीं आता तो इसका मतलब ये हो जाता कि अगर 20 से कम अफराद है तो वो कंपनी बना ही नहीं सकते। इस चीज को कवर करने के लिए लॉ में एक सेक्शन आया कि अगर कंपनी फॉर्म करनी है आपने तो कहीं पे भी 20 से ज्यादा लोग नहीं लिखे हुए, क्या लिखा हुआ है? 3 और मोर पर्सन में फॉर्म आ पब्लिक कंपनी, 2 और मोर पर्सन में फॉर्म आ प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन में फॉर्म आ सिंगल मेंबर कंपनी। अब आज की क्लास में हमने देखना है कि ये पर्सन्स कौन है, और आज की क्लास में हमने देखना है कि ये कंपनीज क्या है, ये पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये प्राइवेट कंपनी क्या होती है, और ये सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है। जब हम ये पढ़ लेंगे तो फिर हमारे पास मजीद, अगर मैं इसमें से डिसाइड कर लूं मैंने ए करना है, बी करना है या सी करना है, तो मेरे पास मजीद कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। वो कभी आपने अगर डील वगैरह ली हो तो वो आप फिर एक डील सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो आपसे पूछता है, मजीद पूछता है ड्रिंक चाहिए या एक्स्ट्रा चीज चाहिए। एग्जैक्टली ये है कि सबसे पहले आपने डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने कंपनी बनाने कौन सी है। जब आप कंपनी बना लेंगे तो कंपनी बनाने के लिए ये 3 वर्ड्स बड़े जरूरी है, इसको समझना है। और ये जो बंदे हैं ये कौन है इसको समझने की जरूरत है। जब ये समझ आ जाएगा तो हमारी नीचे के 3 बॉक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये सुनिएगा मेरी बात प्यारे बच्चों, सुनिए। व्हाट इज पब्लिक कंपनी? 3 समझाने की जरूरत है, और समझाने की जरूरत है, मोर समझाने की जरूरत है। कौन सा 2 वर्ड समझाने की जरूरत है? पर्सन और पब्लिक। तो पहले हम समझ लेते हैं कौन सा वर्ड? पब्लिक। व्हाट इज पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी? व्हाट इज पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी? अच्छा, तो भाई व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? इसके वर्ड से ही ऐसा लग रहा है, इसके वर्ड से ही ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर सेक्शन 9 अप्लाई हो चुका है लेट से, लेकिन यार मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को कंपनीज एक्ट के जमरे में लेके आना चाहता हूँ, लेकिन मैं बड़ा आइसोलेटेड रहना चाहता हूँ। मैं पब्लिक के मुंह
मैं पब्लिक के मुंह, ना मुझे पब्लिक से पैसा चाहिए, सही है, ना मैंने पब्लिक का पैसा लेना है, ना पब्लिक को पैसा कोई देना है मुझे, मेरे ऊपर बस अब सेक्शन 9 अप्लाई हो गया है, तो मैं चाहता हूं मैं अपने बंद कमरे में ही एक अपना बिजनेस करूं। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि कंपनीज एक्ट जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे, पब्लिक कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी कम होती है। जहां पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी, पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ जाएंगे। सही है। सिलिकॉन वैली बैंक में क्यों रेगुलेटर इन्वॉल्व हो गया? बिकॉज एक पब्लिक कंपनी थी, पब्लिक का पैसा लेके बैठी थी। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक का पैसा लेके बैठ ही नहीं सकती, तभी तो ये प्राइवेट कंपनी है। क्या मतलब इसका? प्राइवेट कंपनी प्यारे बच्चों वो होगी जो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सही है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्राइवेट कंपनी मैंने खोली, 10 साल हो गया, अब मैं कहता हूं मैंने निकलना है, एग्जिट करना है, तो हाँ इस केस में मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन वो भी एग्जिस्टिंग मेंबर को कर सकता हूं। जब आप बंद कमरे में बिजनेस करने जा रहे हो तो आप अपने शेयर्स बाहर वाले को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की पहली कंडीशन ये होती है कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है, क्या रिस्ट्रिक्ट करता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर। आपका जो राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, किस चीज के ऊपर? ट्रांसफर करने के ऊपर। दूसरी चीज, और ये क्यों करता है इसका भी बता दो, कंपनी क्यों प्राइवेट कंपनी बनती है मैं इसका बता दूं। दूसरी चीज, इसके जो मेंबर्स होंगे वो 50 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। जब आप प्राइवेट कंपनी हो तो मेंबरान भी 50 से ज्यादा, इसका मतलब है आप 10,000 मेंबर लेके प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते। इसका मतलब पब्लिक एट द एंड इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पे मेंबर्स की जो लिमिट है वो कितनी है? तो 50 है। एक प्राइवेट कंपनी में 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, एक नया वर्ड आ गया मेंबर्स का, इसको भी पढ़ लेंगे आज की क्लास में, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, क्या चीज? पब्लिक है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक नहीं है, तो मतलब पब्लिक से पैसा मांग सकती है? नहीं, पब्लिक से पैसा मांग ही नहीं सकती। अगर पब्लिक को इन्वॉल्व करना है तो फिर कंपनी भी कौन सी बनानी पड़ेगी? पब्लिक। तभी तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन इतनी हसीन है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब ये है कि ये इनके बीच में वर्ड कौन सा यूज हो रहा है प्यारे बच्चों? एंड का वर्ड यूज हो रहा है। एंड का मतलब ही ये है कि अगर ये तीनों कंडीशन पूरी है तो प्राइवेट कंपनी है, अदरवाइज पब्लिक कंपनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे मेंबरान 50 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है अब आप प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते। आपको कौन सी कंपनी बनानी पड़ेगी? आपको पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी। आप प्राइवेट कंपनी तभी बना सकते हो जब आपकी ये तीन कंडीशंस क्या हो जाएंगी, और तीनों का तीनों एक साथ फुलफिल होना। जहां एक कंडीशन भी उड़ गई, यहाँ जो लिखा हुआ है 50 से एक्सीड नहीं करने चाहिए, यहाँ पे लॉ ने हमें एक एग्जांपल दी थी किस चीज की, कि अगर कोई जॉइंट शेयर होल्डर है या जॉइंट मेंबर है, सही है, जॉइंट मेंबर का मतलब शेयर एक ही है लेकिन दो बंदे जॉइंटली उसको ओन करते हैं, तो अब मैं दो काउंट करूं कि एक काउंट करूं? मैं इसको एक ही काउंट करूंगा, मैं उसको दो काउंट नहीं करूंगा। क्लियर हो मेरे भाई यहाँ पे? अच्छा, एसएमसी क्या है? एसएमसी भी प्राइवेट की एक किस्म है जिसके अंदर मेंबर एक ही होगा, एक ही मेंबर होगा, और वो मेंबर अपने राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसके मेंबर 50 क्या होता है? एसएमसी बना है तो मेंबर हमेशा कितने रहेंगे? जहां एक से ज्यादा हो गए वो प्राइवेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा, फिर उसको प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी। प्लस ये पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकता। क्या यहाँ तक ये तीन डेफिनेशन क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के ऊपर सेक्शन 9 एप्लीकेबल हो जाएगा तो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस फौरन से सेक्शन 11 और 12 की तरफ जाके देखेगा कि मुझे कंपनी अगर बनानी है तो मैं कंपनी कौन सी बनाऊं? कौन सी बनाऊं? प्राइवेट बनाऊं, पब्लिक बनाऊं? और इसकी रीजन है, इसकी बहुत बहुत ज्यादा रीजन है कि जब आप प्राइवेट, फॉर एग्जांपल आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के ऊपर सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा, कौन सी कंपनी बनानी चाहिए? क्यों? क्यों? हाँ जी, फॉर हम एज्यूम करते हैं कि हम 10 मेंबर्स, हम सारे टीचर्स, फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं, हम सारे टीचर्स एक पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, हम 10 टीचर्स हैं लेट्स से, हम कौन सी कंपनी बनाएं?
अब बताते 10, अब तो 10 हो गए ना। तो मैं पब्लिक बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ। मैं प्राइवेट बना सकता हूँ, मैं एसएमसी बना सकता हूँ, नहीं एसएमसी नहीं बनाऊँ। मैं कौन सी बनाऊँ? प्राइवेट। डिपेंड करता है, डिपेंड इस चीज के ऊपर करता है कि मैंने 3 कैंपसेस और खोलने हैं, मैंने 4 कैंपसेस खोलने हैं, मैंने पंजाब में जाके कैंपस खोलना है। पैसा कहां से आएगा? पैसा तो पब्लिक से आएगा। तो मैं प्राइवेट कंपनी नहीं बनाऊंगा, मैं कौन सी कंपनी बनाऊंगा? मैं पब्लिक कंपनी की तरफ जाऊंगा। और पब्लिक कंपनी की तरफ जाऊंगा तो मैं कहूंगा भाई आप लोग मेरे शेयर्स ले लो, मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो, मेरे पास पैसा आएगा, उससे मैं कैंपस लूंगा, कैंपस में हम टीचर्स बैठ के पढ़ाएंगे, रेवेन्यू कलेक्ट होगा, रेवेन्यू जब हमारे पास आएगा तो हमारी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे, आपके पास। जब मैं पब्लिक को इन्वॉल्व कर चुका हूं तो कंपनी कौन सी बनेगी? पब्लिक। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। मैं कहता हूं नहीं यार कैंपस तो नहीं खोलूंगा, कैंपस नहीं खोलूंगा। अब मुझे बता मैं कौन सी कंपनी बनाऊं? जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और इसके ऊपर एक तो बड़ी जबरदस्त बात आपको बताऊंगा। आप कौन सी कंपनी बनाओ? प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी क्यों बनाओ? इससे फायदा है। इससे फायदा क्या है कि हम सारे इकट्ठे हो गए, हम सारे टीचर इकट्ठे हो गए। सर अली ने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया और एक कुछ टीचर आके पॉजिटिव और एमएफ में पढ़ा रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। हम कहेंगे अबे यार हमने तो फर्स्ट डे से डिसाइड किया था कि हम प्राइवेटली इस कंपनी को चलाएंगे, हम ही लोग चलाएंगे, जल्दी जल्दी क्यों? तो यहाँ पे फॉरन से क्या किस चीज के ऊपर लगा दी रिस्ट्रिक्शन? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को। जब प्राइवेट कंपनी होगी तो आपके राइट और आपके शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। सर अली का यार मेरे पास इसका राइट है पढ़ाने का, यार तू रख ले, तू आज के बाद से कॉस्टिंग और एमएफए पढ़ा लेगा। हम मेरी बात समझने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब है प्राइवेट कंपनी में आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्या क्लियर है हम सारे यहाँ पे बच्चों? डन हो गया यहाँ पे? ये जो प्राइवेट कंपनी है वो वैसे जो है अपना एमएनसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिंक है। हाँ तो वैसे तो वहाँ पे भी तो वो पब्लिक होती है। हाँ तो वो है वो भी एक नहीं, बट बैंक पब्लिक नहीं है ना। हाँ बैंक पब्लिक नहीं है, लेकिन ऊपर फाइनेंशियल अगर आपने बैंक को डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक पब्लिक को डिफॉल्ट नहीं करेगी ना। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो बैंक है, बैंक के अलावा भी कुछ और है। बैंक के अलावा अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है तो लॉ में ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये जो आप सवाल कर रहे हैं पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते, तो हमारे पास इंशाल्लाह किताब आ जाएगी बेकार दिन में। आपके सिलेबस में एक चीज है कि इस सेक्शन का कतई ये मतलब नहीं है या प्राइवेट कंपनी बैंक से पैसा नहीं मांग सकती। अगर ऐसा हो जाता तो हमारे यहाँ तो मैक्सिमम कंपनीज है ही कौन सी? हमारे पास पब्लिक, पाकिस्तान पब्लिक कंपनीज कम है, प्राइवेट कंपनी ज्यादा। तो बैंकों के तो बिजनेस ही, और आपको पता है ना बैंक भी कौन चला रहा है? एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो कि चला रही है ना। हमारा बैंक शौकत तरीन हमारा फाइनेंस मिनिस्टर थे, बैंक उनका। हाँ जी आरिफ हबीब का अगर आप देखें तो इनके, तो इसका मतलब है फिर एक कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन आया है, उस सेक्शन में इस चीज को कहा गया है कि इसका कतई मतलब नहीं है किस चीज का कि आप बैंक से पैसा लेना आपके लिए हलाल तस्वुर किया जाएगा। ये किसी किस्म के रिस्ट्रिक्शन पब्लिक प्राइवेट के लिए या एसएमसी के लिए नहीं है। जी मेरे भाई बैंक के अलावा बिल्कुल ले सकते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकता है, उससे आप नहीं ले सकते। उसको फिर आप एज अ मेंबर ऐड करें और एज अ मेंबर लेके आप बुला लें उसको, आप एज अ मेंबर अपने पास ऐड करें और उसको बुला लें। कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड्स हम से इकट्ठे किए, अब वो इन्वेस्ट करती है, वो कुछ जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करती है म्यूचुअल फंड्स के जरिए। हाँ तो वो हमें टेक्निकली वो प्राइवेट कंपनी को पैसा जाता है उन लोगों का। नहीं, आपने ये कैसे कह दिया कि म्यूचुअल फंड प्राइवेट कंपनी को पैसा देती है? जरूरी नहीं, अक्सर बेशतर भी नहीं होता है, नहीं होता। मैं कर चुका हूँ ऑडिट मेरे भाई। हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं सही है, वो बनते हैं हमारे पास एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, जो कि हम इंशाल्लाह पानी में पढ़ेंगे। सही है, एनबीएफसी रूल्स एंड सबसे पहले एक कंपनी बनती है। म्यूचुअल फंड एक कंपनी भी नहीं होती, सही है, एक ट्रस्ट होता है। सही है, पहले एक एएमसी बनती है। सही है, एएमसी म्यूचुअल फंड्स बनाती है। म्यूचुअल फंड के टाइप्स है, टाइप क्या है? इक्विटी फंड। टाइप क्या है? इक्विटी, मतलब आप मुझे पैसा दो मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। दूसरी टाइप क्या है? मनी मार्केट फंड, आप मुझे पैसा दो मैं टी बिल्स और पीआईबी डेट इसमें
तीसरी क्या चीज है? तीसरी है फॉर एग्जांपल डेट मार्केट। आप मुझे पैसा दो, मैं टीएफसी वगैरह में प्राइवेटली किसी लोगों को लोन थोड़ी देते। लोन देने का राइट यहाँ पे सिर्फ बैंक के पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास नहीं। लोन देने का राइट यहाँ पे किसके पास है? बैंक के पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास नहीं। हम चले फाइनल बैंक से पढ़ेंगे। दोस्त कोई सवाल आपको? अच्छा, क्लियर हो गया हम सारे यहाँ पे? अच्छा, अब जब मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने कंपनी कौन सी बनानी है, कौन सी बनानी है, जल्दी जल्दी जल्दी, तो ये जो पर्सन है, जब एक और चीज डिसाइड करेंगे। अभी क्या चीज डिसाइड करें? पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक या प्राइवेट ये समझे ना, एसएमसी भी तो प्राइवेट का ही एक टाइप है। अगली चीज हम ये डिसाइड करेंगे क्या? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ये कंपनी नहीं है। ये किसकी लायबिलिटी की बात कर रहा है? ये इन पर्सन्स, जो पर्सन्स कौन कहलाएंगे आगे जाके जब कंपनी बन जाएगी, तो ये पर्सन्स कौन कहलाएंगे? शेयर होल्डर या मेंबर्स कहलाएंगे। सही है। अच्छा, तो इसका मतलब है अब जब हम कंपनी बना रहे हैं तो हम रजिस्ट्रार के पास गए, हमने कहा भाई कंपनी बनानी है। उसने कहा कौन सी? हमने कहा पब्लिक। उसने कहा कौन सी? हमने कहा प्राइवेट। उसने कहा प्राइवेट में कौन सी या पब्लिक में कौन सी? तो तीन ऑप्शन है आपके पास। कौन से तीन ऑप्शन है? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। इसका मतलब क्या है लिमिटेड बाय शेयर्स का? कि जी खुदा ना खास्ता कल को कंपनी बैंक करप्ट हो गई, वाइंड अप हो गई। तो वाइंड अप का मतलब कंपनी क्या होने जा रही है? बंद होने जा रही है। तो जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स ओनली, और शेयर्स में भी उस पोर्शन के ऊपर जो उसने अभी तक पैसा नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसका शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। मैं मेंबर हूं, मेंबर बनना चाहता हूं। मैंने कहा यार एक काम करो, कितना? 8 रुपए। सही है। 2 रुपए में जल्दी जल्दी 2 रुपए में बाद में पे कर दूंगा, ठीक है। कंपनी वाइंड अप हो गई। मेंबर की लायबिलिटी जल्दी 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 किस हद तक होगी? 2 रुपए तक हो सकती है। चाहे आगे कंपनी ने 200 अरब रुपए पे करने क्रेडिटर्स को, ये शेयर होल्डर कितने रुपए पे करेगा? 2 रुपए। जहां इसने 2 रुपए पे कर दिए, क्रेडिटर या रेगुलेटर कोई भी शख्स इस शेयर होल्डर के घर तक नहीं आ सकता। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है? तो मेरी लायबिलिटी, अच्छा अगर मैंने 10 के 10 रुपए पे कर दिया और कंपनी वाइंड अप हो गई, मुझे कोई भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं ऑलरेडी अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर चुका हूं। दूसरी कौन सी है? लिमिटेड बाय गारंटी। दूसरी कौन सी है? अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस अगर हम एक कंपनी बनाएंगे तो हम ये कहेंगे कि यार शेयर मेरा का थोड़ी है, हर मेंबर है, 10 टीचर है, 10 टीचर मिलकर कंपनी बना रहे हैं, तो हर किसी के पास, हर मेंबर का एक शेयर होगा या एक वोटिंग पावर होगा। लेकिन कल को खुदा ना खास्ता यार आईक्यू बंद करना पड़ गया तो शेयर्स तो नहीं है ना यार। तो फिर अगर खुदा ना खास्ता कल को आईक्यू बंद करना पड़ गया तो यार बताओ हर मेंबर कितना जल्दी जल्दी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? जितना उसने क्या प्रोवाइड की भी होगी, गारंटी प्रोवाइड की होगी। तो इसका मतलब है अगर आप एक कंपनी के मेंबर हैं और वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और वो कल को खुदा ना खास्ता कंपनी क्या हो गई? बंद हो गई, तो जो लिमिटेड बाय गारंटी में अमाउंट लिखी भी आ रही होगी वो आपने कंट्रीब्यूट करनी है कंपनी को। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? डन हो गया प्यारे बच्चों? तीसरी अनलिमिटेड कंपनी। इसका मतलब क्या? कि कल को कंपनी वाउंड अप हो गई और क्रेडिटर को 200 अरब रुपए देने हैं, सारे मेंबर्स मिला जुला के 200 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे। सारे मेंबर्स मिला जुला के 200 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे और आगे प्रोवाइड करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तो हमारे पास मजीद सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। हमारे पास इन पर्सन्स के पास कंपनी बनाने के 2 तरीके, पब्लिक बनाए या जहां ये डिसाइड कर लिया तो फिर एक और चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। क्या डिसाइड करनी पड़ेगी? कि हम लोग जो कंपनी बना रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी? क्या हमारी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या हमारी लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी होगी या हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी? क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अगर फॉर एग्जाम्पल ये
रैको डीको केस के बारे में अगर आपने सुना हो, जो बलूचिस्तान में गोल्ड माइन बन रही है और एक कंपनी बैठ के इसको क्या करने जा रही है, इसको सारे गोल्ड को क्या करने जा रही है, एक्सट्रैक्ट। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, आप सेनेट की कमेटी में बैठे हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, सही है, और आप बैठे हैं, आप मुझे बताएं, आप ऐसे समझाने के लिए आप किस कंपनी को ये एग्रीमेंट देंगे? आपके पूरे सोने की माँ बहने करके चला जाए वो, और बाद में पता चले कंपनी तो थी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो फिर आप किस किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहे होंगे? जो जिस कंपनी का स्टेटस क्या होगा कि कल को तुमने कुछ भी करा यहाँ पे तो भाई तुम्हें अमाउंट तो पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा, जो नुकसान होगा बाद में ये नहीं बोलना कि गारंटी कितनी थी, अरबों डॉलर का सोना खराब कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और आगे से कह रहे हो मेरी तो कंपनी क्या। तो इसका मतलब है कंपनी डिफरेंट तरीके की एग्जिस्ट करती है बेस्ड ऑन दी सिनेरियोस, बेस्ड ऑन दी ऑपरेशंस। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैं एक, ये समझ आया आपको? ये चीज समझ आया? मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूँ, मैं उसको क्लिक कर लूँ। इस तरह की, अगर आपने आइसोलेटेड रहना है, बंद कमरे में रहना है, आप प्राइवेट कंपनी बना लें, लेकिन अगर आपने पब्लिक को इन्वॉल्व करना है, पब्लिक को मुंह लगाना है, तो फिर इसका मतलब कंपनी भी कौन सी बनानी पड़ेगी, पब्लिक। तो जब आप कंपनी बना रहे होंगे, पब्लिक को मुंह लगा रहे हैं, तो कल को पब्लिक आपके घर तक भी आ जाएगी, तो घर तक आएगी तो यार आप डिसाइड कर लें कि आपकी लायबिलिटी की एक्सटेंड कहाँ तक है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, क्लियर है हम सारे यहाँ पे? फौरन से आ जाए सेकंड हैंड आउट में यार, अब्दुल सेकंड हैंड आउट दोगे मुझे जल्दी? उसके वही बिजनेस पे डिपेंड करता है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल बंदा एक है, तबानी साहब है, तो वो प्राइवेट और पब्लिक तो नहीं बनाएंगे ना वो। हाँ जी, हाँ, 90% कंपनीज हमारी लिमिटेड बाय शेयर से बनती है। अनलिमिटेड बनाने का तो पर्पस, फिर तो कंपनी बनाने का पर्पस ही डिफीट हो गया ना आपका। सुनिएगा मेरी बात को, फिर तो कंपनी बनाने का पर्पस ही क्या मतलब कि मैं तो फिर एज अ सोल प्रोप्राइटर काम करूं और सारी की सारी लायबिलिटी मेरी होगी। लेकिन चूंकि उनको भी कहां पे लाने के लिए, कंपनीज एक्ट के जमाने में लाने के लिए उनको भी एक ऑप्शन दिया हुआ है कि ठीक है यार तुम्हें अनलिमिटेड का शौक है ना, तुम अपने पास एक, तुम्हें मैं ये ऑप्शन दे रहा हूं कि तुम एज अ अनलिमिटेड कंपनी भी बना सकते हो। तो ये ऑप्शन है, बट 90 से 98% पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स है। जी मेरा भाई, पब्लिक टैक्स की बात करेंगे पब्लिक सेक्टर को आप इस पब्लिक से कंफ्यूज ना करें। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, पब्लिक सेक्टर को आप इस पब्लिक से मिक्स ना करें। अगर एक कंपनी पब्लिक सेक्टर है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं तो आपसे करूंगा वो कंपनी नहीं है, वो पब्लिक प्राइवेट में तो फॉल ही नहीं करती, सही है। नेशनल अगर आप देखें थोड़ा सा, एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक, आगे क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सोनेरी बैंक लिमिटेड, सिल्क बैंक लिमिटेड, नेशनल पाकिस्तान लिमिटेड नहीं है। हालांकि लिमिट लिखना लॉ की रिक्वायरमेंट अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक दो क्लासेस में, लिमिटेड लिखना लॉ की, बट इसके ऊपर नेशनल बैंक के ऊपर तो ये कानून अप्लाई नहीं होगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ना पब्लिक कंपनी है ना प्राइवेट कंपनी है ना, ये तो कंपनीज एक्ट में फॉल, जब कंपनीज एक्ट में ये फॉल ही नहीं करती तो इसका मतलब है अगर आईकैप क्या है, अगर फेडरल गवर्नमेंट आईकैप के 51% लेट्स से शेयर्स एक्वायर कर ले तो कंपनी नहीं है। लेकिन यस, पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा जी, चले बच्चों, अगर हम जल्दी से एक लॉ पढ़े, पहले पेज पे आ जाए, तो हमने सेक्शन 14 पढ़ा, और सेक्शन 14 आपसे क्या कहता है, एनी, सुनिएगा प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाए, दो तीन डेफिनेशन पढ़नी है लिंक करके। एनी थ्री, और यार बड़ा करोगे तो मुझे थोड़ा सा, एनी थ्री और more person associated for any lawful purpose may by subscribing their names to a memorandum, may का वर्ड क्यों यूज किया, शेल का क्यों नहीं किया? हाँ जी, को शेल का कर देती तो फिर इस वाले सेक्शन की वर्ड क्या रह जाती?
प्लस 3 से ज्यादा लोग हूं तो मैं तो प्राइवेट भी बना सकता हूं। तो ये 2 रीजन है कि शेल का वर्ड यूज नहीं करा है, मे का वर्ड यूज करा है। 3 or more person associated for any lawful purpose may by subscribing their names to a memorandum of association and complying with the requirement of this act and respect of the registration form a public company. Any 2 or more person so associated may in the like manner, क्या मतलब may in the like manner क्या मतलब बच्चों जल्दी, may in the जो ऊपर सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है वो पूरा कॉपी हो जाएगा, करें कॉपी जल्दी से। जो मतलब लिखे नहीं, ऊपर ब्रैकेट बना के नीचे कर दें कि भाई जो ऊपर लाइनें लिखी हुई हैं बाय सब एनी 2 और अच्छा अगर मैं सब क्लॉज भी आपके साथ पढ़ूं तो इसका मतलब क्या है, एनी 2 or more person so associated for any lawful purpose may by subscribing their name to a memorandum of association and complying with the requirement of the in respect registration form a private company, or one person may form a single member company by complying with the requirement in respect of registration of a private company. अब इसको इसने ये नहीं कहा इन द लाइक मैनर, किसको किससे रिस्ट्रिक्ट करा है, प्राइवेट कंपनी से। क्यों प्राइवेट कंपनी से, बिकॉज पब्लिक कंपनी में तो एक मेंबर हो ही नहीं सकता of a private company and such other requirement as may be specified subsection 2. A company formed under this section may be a company with or without limited liability, that is to say a company limited by shares, a company limited by guarantee or an unlimited company. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैं कंपनी को लिमिटेड बाय शेयर्स भी बना सकता हूँ, मैं कंपनी को लिमिट, पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने पब्लिक बनानी है या प्राइवेट बनानी हो। तो उसके बाद मेंबर्स बैठ के ये डिसाइड करेंगे भाई हमारी लायबिलिटी कहाँ तक, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी। टाइप्स ऑफ कंपनी हम साथ साथ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। सिंगल मेंबर कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली वन मेंबर। प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएनसी, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल, ये मेंबर्स के अंदरूनी मामला आते हैं तो ये कहां डिस्कस हो रहा होगा, ये आर्टिकल में, which by its article restrict the right to transfer its shares, limit the number of its members to 50 not including person who are in the employment of the company, and prohibit any invitation to the public to subscribe for the shares if any, or debenture or redeemable capital of the debenture or redeemable capital को हाईलाइट कर ले, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे इसको जब हम शेयर्स के सेक्शन पढ़ेंगे। Provided that, मतलब आसान क्या है, prohibits any invitation to the public to subscribe for the shares, provided that we are 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as a सिंगल मेंबर कंपनी नहीं बोल रहा है, बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। क्या यहां तक बात समझ आती है? सिंगल मेंबर कंपनी के लिए अप्लाई होगा, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए अप्लाई होगा जल्दी। हाँ जी, एनी 2 और मोर पर्सन, तो यहाँ तो कंपनी बनाने वाला होगा ही कितना, जब एक पर्सन होगा तो वो ज्वाइंट शेयर होल्डर बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। डन हो गया बच्चों, जबरदस्त। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ, ये जबरदस्त डेफिनेशन है, इसको आसान मत, इसका मतलब है कोई एक कंडीशन भी इसमें से पूरी नहीं होगी तो फिर आप कहां चले जाओगे, आप पब्लिक कंपनी में। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the events of its being wound up. Company limited by shares means a company having the liability of its member limited by the memorandum to the extent of the amount, if any, remaining unpaid on the shares respectively held by the, दोनों definition पढ़े, ऊपर एक word use हो रहा है, नीचे एक word use नहीं हो रहा, जल्दी छेती छेती। यस, शेयर्स के केस में कहां से क्या करो, बाउंड अप। क्या मतलब इसका, ऊपर लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या, लिमिटेड बाय गारंटी में क्या लिखा हुआ है भाई हमाद साहब, लिमिटेड बाय गारंटी में क्या लिखा हुआ है, बाउंड अप। क्या लिमिटेड बाय शेयर्स में लिखा हुआ आ रहा है? इसका मतलब 10 रुपए का शेयर अगर आपने 8 रुपए का लिया है तो कंपनी वाइंड अप का वेट नहीं करेगी आपसे 2 रुपए लेने के लिए, कभी भी आपसे 2 रुपए
ले सकती है। मेरी बात याद रखेगा, गारंटी के केस में वो पैसे मांगेगी कब, कंपनी वाइंड अप होगी, उससे पहले आपसे पैसे नहीं मांगेगी। ये बात याद रखिएगा, सही है। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। यहाँ पे वाइंडिंग अप का वर्ड यूज नहीं हो रहा। अगर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस एक अनलिमिटेड कंपनी बनाता है, सही है, और लेट से एडमिशन नहीं होते, और जब एडमिशन नहीं होते और रेंट पे करना है, मेंबर्स वापस से कंट्रीब्यूट करेंगे, मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। लिमिटेड बाय गारंटी में कब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जब कंपनी क्या हो रही होगी, वाइंड अप। लेकिन अगर मैं एक अनलिमिटेड कंपनी बनाता हूँ और अनलिमिटेड कंपनी बनाते हुए मैं कहता हूँ कि यार किराए के पैसे पूरे हो रहे, 10,000 रुपए कम है, हम 10 मेंबर है, चलो भाई चलो, हर बंदा 1,000 रुपए मजीद कंट्रीब्यूट करे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 आ रहा है, सो जल्दी से पढ़े। एक सेकंड पहले इसको पढ़ो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, तो मसला है सवाल में, क्या मसला है? जल्दी बच्चों, जल्दी, छेती छेती। अगर ये वाकई में 52 है तो मतलब अब ये प्राइवेट कंपनी तो रही नहीं, इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा किस पे, पब्लिक कंपनी में। कन्वर्जन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इंशाल्लाह फाइनल में पढ़ेंगे, सही है। लेकिन अगर मैं देखूं तो क्या ये वाकई में 52 है? नहीं, मैं 14 ऐड करूंगा, मैं 34 ऐड करूंगा, 48, और 3 लाख शेयर 4 मेंबर्स ने ज्वाइंटली लिए हुए, उसको मैं एज अ एक ही काउंट करूंगा। तो इसका मतलब इसके मेंबर्स कितने हैं, 49 है, जो कि 50 से कम है, तो ये अभी भी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। खुदा ना खास्ता 50 से एक्सीड कर जाती है, प्राइवेट कंपनी नहीं रही, अब इसको कन्वर्ट मैंडेटरी है एज अ पब्लिक कंपनी बनाना। डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ? अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। नहीं नहीं, अभी तो पढ़ना है असल सेक्शन, अभी तो हमने फॉर्म पढ़ना है। फॉर्म समझ आ गया? अभी इस वर्ड को हमने लिया है, सही है। अब इस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड पढ़ना है हमने, रजिस्टर्ड का वर्ड पढ़ना है, तो उसका एक ओवरव्यू लेंगे, सही है, ताकि हमें पता जब रजिस्टर। अब मेरी बात सुनिएगा, हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, 2 वर्ड समझ आए, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड। ये फॉर्म एंड रजिस्टर्ड वर्ड आपको यहाँ पे बार बार दिखेंगे। फॉर्म के ऊपर आपके पास सेक्शन 14 आ गया कि भाई मोड्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। तो हमने जब इसको पढ़ा तो इसके अंदर हमें मजीद कॉन्सेप्ट निकले, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अब जब हम रजिस्टर्ड पढ़ेंगे तो रजिस्टर्ड से हमारे पास इतने वर्ड्स निकल आएंगे कि हमारी अगली 5-6 क्लासेस एक वर्ड के ऊपर जा रही है। किस वर्ड के ऊपर? रजिस्टर्ड के ऊपर। क्या यहाँ तक बात हम इस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज लेके चल लोगे? जी मेरे भाई। लिमिटेड बाय बता रहा हूँ, आप बताएंगे कौन से शेयर होल्डर्स है, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड में वो लाइब्रेरी अपनी मीट नहीं कर पा रहे, उसके पास कैश नहीं है, ठीक है, तो क्या वो अपना सिंपली लिमिटेड बाय गारंटी में वो पैसे दे सकती है? अगर लिमिट नहीं, वो वाइंडिंग अप पे होगा, वो वाइंड अप पे होगा। अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी में वो दे सकते। हम आगे जाके एक सेक्शन पढ़ेंगे, जो आप कंपनी रजिस्टर करवाने जा रहे होंगे तो रजिस्ट्रार आपसे कुछ ना कुछ चीजें पूछेगा। अभी आज की क्लास में पढ़ेंगे। वो क्या पूछेगा, क्या भाई कौन सी कंपनी बना रहे हो, तो आप बोलोगे पब्लिक। पब्लिक में कौन सी कंपनी बना रहे हो, आप कहोगे लिमिटेड बाय गारंटी। तो वो आपसे बोलेगा भाई गारंटी, तो आप कितनी गारंटी, कितनी गारंटी, 50,000 रुपए की। तो 50,000 रुपए गारंटी कब, जब कंपनी वाइंड अप, जो उसका टेम्पलेट है या स्ट्रक्चर है उसके अंदर वाइंडिंग अप का ही वर्ड यूज हो रहा है। इस तरह अगर हम लोग अनलिमिटेड हाँ, कंपनी के ऊपर गारंटी में उसको देरी होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म जो है उसको कैश का प्रॉब्लम वो कभी भी मांग सकते तो हो। वो अनलिमिटेड में मांग सकते हैं। यस यस, डन हो गया। अच्छा, हाँ जी, कोई सवाल? अब मेरी एक बात समझने की कोशिश करेगा। अब हमने कुछ 2-3 डेफिनेशंस पढ़नी है ताकि हमें समझ आ जाए ये पर्सन है कौन, ये मेंबर्स है कौन, सही है। लिखा हुआ क्या था सेक्शन में, अगर आप आए सेक्शन नंबर 14 में, 3 और मोर पर्सन, सही है। ये जो पर्सन है, ये जो कंपनी बना रहे होंगे, सही है, क्योंकि कंपनी अभी बनी नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी,
तो इनको आप मेंबर्स नहीं कह सकते, इनको आप शेयर होल्डर नहीं कह सकते। तो लॉ ने इसको किस वर्ड से मुखातिब किया हुआ है? प्रोमोटर। जल्दी से आ जाए पेज नंबर 4, एक डेफिनेशन है बड़ी जबरदस्त जिसका नाम है प्रोमोटर्स। और क्या रहा है? प्रोमोटर मींस, बस समझ आ रहा है यहाँ पे, प्रोमोटर मींस a person, यहां से उसको लिंक कर रहा है। प्रोमोटर मींस a person who is named as the subscriber to the memorandum of association of a company। इसको अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ा रहा हूं, डी अभी नहीं पढ़ना। who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director और, अब सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सही है। अगर मैं अपने पियोन के नाम से भी एक कंपनी बनाता हूं, लेकिन अल्टीमेटली उस कंपनी को चला कौन रहा होगा? मैं चला रहा हूंगा, तो मैं इस कंपनी का क्या कहलाऊंगा? इस कंपनी का शेयरहोल्डर नहीं, डायरेक्टर नहीं, प्रोमोटर्स कह रहा होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। जो नवाज शरीफ का सारा मसला हुआ था कि चौकीदार के नाम से कंपनी बनी हुई है, फालूदा वाले के नाम से कंपनी बनी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी चला कौन रहा था? ये चला ये रहा था, शहबाज शरीफ या उनके बेटे चला रहे थे। तो ये प्रोमोटर की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे। हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। तो कितनी और अदरवाइज का वर्ड इसमें इसलिए रखा हुआ है कि अगर कल को नवाज शरीफ बोले मैं डायरेक्टर नहीं हूं, कल को नवाज शरीफ बोले मैं शेयर होल्डर भी नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद वो इस डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। तभी एक वर्ड यूज किया हुआ है। कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? अदरवाइज का। यहां तक बात, तो जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना, एनी अदर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि लॉ में उसको आप लेके आ जाओ किसी तरीके से। डन हो गया? जितनी भी शेल कंपनीज होती हैं उसको बचाने के लिए हम इस तरह के वर्ड यूज कर रहे होते हैं। डी लिखा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद हुज advice, direction or instructions the board of the company is accustomed to। बताइए, वो बंदा है जो डायरेक्शन दे रहा है इस कंपनी को, सही है। अगर कोई बंदा इस कंपनी को डायरेक्शन दे रहा है तो ये भी किसमें फॉल कर जाएगा? नहीं, प्रोमोटर की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा, सही है। अगर इस डेफिनेशन को आप मुल्क के हालात में रखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुल्क को असल में हुकूमत है किसकी? नहीं, अच्छा चले। प्रोवाइडेड दैट, सॉरी, डायरेक्टर के वर्ड में तीनों, इंडिपेंडेंट भी आ जाता है, नॉन एग्जीक्यूटिव भी आ जाता है, एग्जीक्यूटिव भी आ जाता है, सही है। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब क्लॉज डी क्या है? इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट आपसे कहता था बोर्ड की पावर्स ये है, कंपनीज एक्ट कहता था बोर्ड की ड्यूटीज ये है, बोर्ड ने इस तरह नहीं इस तरह काम। तो इसका मतलब है क्या एससीसीपी और कंपनीज एक्ट भी आपका प्रोमोटर है? भाई अगर मैं इस डेफिनेशन को देखूं तो उसके अंदर तो कंपनीज एक्ट भी फॉल कर गया ना। कंपनीज एक्ट या एससीसीपी भी मेरा प्रोमोटर। क्यों? मैं पूरी कंपनी चलाता किसकी डायरेक्शन के बेसिस पे? कंपनीज एक्ट की डायरेक्शन के बेसिस पे चलाता हूँ, या एससीसीपी के। तो यहाँ पे उसने लिख दिया आपको प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब क्लॉज डी शैल अप्लाई, नीचे वाला पढ़ रहा हूं, सब क्लॉज 2 पढ़ रहा हूं। नथिंग कंटेन्ड इन सब क्लॉज डी शैल अप्लाई टू द कमीशन, रजिस्ट्रार और एनी authorized officer by virtue of enforcement or regulation of the provision of this act or any rules, regulation, instructions, directions, order thereof। इसका मतलब है अगर एससीसीपी का कोई कमिश्नर या रजिस्ट्रार आपको कहता है कि आपने इस तरह नहीं इस तरह करना है, या किसी कानून के तहत आपसे कहता है कि कोरम इतना होना चाहिए, मीटिंग्स इतनी होनी चाहिए, तो ये एससीसीपी या ये कमिश्नर या ये रजिस्ट्रार आपका प्रोमोटर नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है क्लॉज डी की। और दूसरी एक्सेप्शन ये है कि कंपनी जब आप बनाते हो तो आप कहते हो यार फर्गसन का कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट को मैं अपना ये सारा कॉर्पोरेट वाली चीज क्या कर देता हूँ, आउटसोर्स कर देता हूँ। ये कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करके देंगे मुझे, ये फॉर्म वगैरह भी ये लोग फाइल करेंगे, सारी चीजें ये लोग करेंगे। पीडब्ल्यूसी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रोमोटर ऑफ दिस कंपनी, ऑल्दो ये कंपनी किसके डायरेक्शन में चल रही है? ये पीडब्ल्यूसी कहता है फॉर्म है दो यार, फॉर्म है दे दीजिए। पीडब्ल्यूसी कहता है यार ये चीज करो, मीटिंग आप कॉल करनी है, मीटिंग आप कॉल करो। पीडब्ल्यूसी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे नथिंग इन सब क्लॉज डी शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु इज एक्टिंग merely in a professional capacity and nothing in
nothing contained in sub clause D shall apply to the commission, registrar or any authorized officer by virtue of enforcement or regulation of the provision of this act or any rules, regulation, instructions, direction, order thereof. तो दो एक्सेप्शन है इसकी कि ये दो लोग ऑल दो क्लॉज डी में फॉल कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्शन की वजह से इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये लोग प्रोमोटर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। डन हो गया, 1 मिनट दे रहा हूं उसको वापस से पढ़े। चले बच्चों, सिर्फ 10 से 15 मिनट फिर इंशाल्लाह हम ऑफ कर रहे हैं, ठीक है? जल्दी से आ जाओ। ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 14। किससे किससे लिखा? कंपनी की डेफिनेशन जहाँ पे क्या लिखा हुआ था? फॉर्म। तो फॉर्म कैसे करनी है समझ आ गया भाई, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? तो मैं अब एफसीसीपी से कहूंगा, मैं अब कंपनी एक्ट से कहूंगा भाई मैंने सेक्शन 14 के तहत डिसाइड कर लिया है कि मैंने कौन सी कंपनी बनानी है और मेरी लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। अब मुझे बताओ मैंने इस कंपनी को, अगला सेक्शन जो हमारे पास होगा वो सेक्शन 16 है। अगला जो हमारे पास अब सेक्शन आएगा वो कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं हम जिसका नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन। अच्छा, तो इसका मतलब है अगर आपने कोई चीज, अगर आपने अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करवानी है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने जमा कराने होंगे। सही, अब किसके पास जमा कराने? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है अगेन। अगेन कुछ लोग, कौन से लोग? कौन से लोग बच्चों? कौन से लोग? ये वाले लोग किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। सही है। पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोविंसेस और डिफरेंट शहर में रजिस्ट्रार के ऑफिसेस हैं। आपकी जुरिस्डिक्शन जहां पे फॉल करती है आप उस रजिस्ट्रार के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट्स, इसीलिए वही वाली बात हो गई कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना एनआईसी निकलवाना है तो नादरा खुद एक फॉर एग्जांपल कमीशन है या अथॉरिटी है, उसके बहुत सारे रजिस्टर्ड ऑफिस आ रहे होंगे, रजिस्टर्ड एड्रेस आ रहे होंगे, रजिस्ट्रार आ रहे होंगे, वहां जाके आपका अपना एनआईसी निकलवा सकते हैं। एग्जैक्टली इस तरीके से है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये एससीसीपी क्या होता है, ये कमीशन क्या होता है, ये कमिश्नर क्या होते हैं और ये रजिस्ट्रार क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में फिलहाल ये समझ लें, जिस तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक बोर्ड है आपका और इसने डिफरेंट प्रोविंस और डिफरेंट जगह पे कमिश्नर बैठाए हुए और आप रजिस्ट्रार के पास लेके जा रहे हो तो चीजों को, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट आपका एक बहुत सुप्रीम कोर्ट है लेकिन डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में उसने सिंध हाई कोर्ट भी बिठाया हुआ है, पंजाब कोर्ट भी बिठाया हुआ है, केपी कोर्ट भी। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा हमारा बॉडी है कमीशन, इसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसको चलाने के लिए कुछ लोग होते हैं जो कहलाते हैं कमिश्नर्स, और कमिश्नर पूरे मुल्क को नहीं देख सकते तो उन्होंने जगह जगह पे एक ऑफिस बनाया हुआ है और उस ऑफिस में बंदा कौन बैठा हुआ होता है? रजिस्ट्रार बैठा होता है। सही है। तो आप अगर कराची से ताल्लुक रखते हैं तो आप कराची में जाएंगे और एक बंदा होगा जिसका नाम क्या होगा? रजिस्ट्रार। उसको एक एप्लीकेशन दायर करेंगे। सही है। आप उसको क्या दायर करेंगे? एप्लीकेशन दायर करेंगे। इस एप्लीकेशन के साथ आपने क्या लगाना होगा? इस एप्लीकेशन के साथ आपने एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि मैं कंपनीज एक्ट के कानून से कंप्लाई करूंगा, मैं कंपनीज एक्ट के कानून से कंप्लाई करूंगा। दूसरी चीज आपने उसको क्या देनी होगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और तीसरी चीज आपने उसको क्या देनी होगी? आर्टिकल ऑफ। ये दोनों वर्ड्स क्या आता है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट क्लास में इसका एक ओवरव्यू हमने लिया था कि जो एक्सटर्नल चीज है, लाइक मेमोरेंडम में क्या क्या था?
जल्दी जल्दी, मेमोरेंडम में क्या क्या था? नेम, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और एड्रेस। डन हो गया प्यारे बच्चों। तो आप 3 डॉक्यूमेंट्स, आप एक एप्लीकेशन देंगे जो कि प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी, और एप्लीकेशन के साथ आप एक एफिडेविट डिक्लेरेशन देंगे जिसमें आप कहेंगे कि मैं आपके कानून से कंप्लाई करूंगा, प्लस साथ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें आप बताएंगे कि भाई मेरी कंपनी का नाम ये है, बिजनेस ये है और एड्रेस ये है, और उसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा। और मेमोरेंडम में और सी चीजें भी आ रही होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कंपनी के टाइप क्या है और मेंबर्स की 4-5 चीजें बच्चों। एक सब जैसे ही सेक्शन 16 आया तो 16 के बाद एक सब सेक्शन 1 आया जिसमें इसने कहा कि जो पर्सन है जो ये डिसाइड कर रहे थे कि हमने कंपनी बनानी है, वो कंपनी बनाने के लिए क्या लेके जाएंगे? एप्लीकेशन। उसके साथ क्या लगी हुई होगी? एक डिक्लेरेशन, मेमोरेंडम। किसके पास लेके जाएंगे? इसका मतलब है अगला जो सेक्शन सब सेक्शन अप्लाई होगा वो किसके ऊपर अप्लाई होगा? सोचे हुआ क्या है, मैं चीजें जमा करवा चुका हूं, तो अगला सब सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा? रजिस्ट्रार के ऊपर अप्लाई होगा। तो फिर कंपनीज एक्ट रजिस्ट्रार को कहता है कि आपने इन डॉक्यूमेंट्स को देखना है, और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, या तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कोई इंफॉर्मेशन फॉल्स है, मिसलीडिंग है या इनकरेक्ट है, तो क्या आप कंपनी रजिस्टर कर लोगे? नहीं, आप कंपनी रजिस्टर नहीं करोगे। आप क्या करोगे? ये डॉक्यूमेंट वापस से इस पर्सन के मुंह पे मारोगे और उसको बोलोगे चलो शाबाश, इसको ठीक करो। ये जो पर्सन है, अब अगला सब सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा? अब पर्सन के ऊपर अप्लाई होगा। अब ये पर्सन ने अगर ये डॉक्यूमेंट्स को रेक्टिफाई कर दिया, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, तो उसने अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर फॉर एग्जांपल ये बंदा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब है रजिस्ट्रार कंपनी को रजिस्टर नहीं करेगा। सुनिएगा, जो आपसे बातें कर रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रार कंपनी को रजिस्टर नहीं करेगा। लेकिन अगर इस पर्सन को लगता है कि नहीं, ये तो मुझसे ज्यादती हो रही है और जो रजिस्ट्रार को सिर्फ पैसे चाहिए, तभी मुझे ख्वार करवा रहा है, तभी मेरे डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं कर रहा, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास ये राइट है कि वो एक अपील फाइल कर सकता है। और जब अपील फाइल करेगा, तो जब सिंध हाई कोर्ट का फैसला गलत आता था, आप कहाँ जाते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो यहाँ पे अगर रजिस्ट्रार ने आपको लगता है कि जी गलत डॉक्यूमेंट कर रहा है या फिर ऑर्डर से पास नहीं कर रहा, तो आप एक अपील फाइल कर सकते हैं। और वो अपील कहाँ फाइल कर सकते हैं? वो कमिश्नर को अपील, SCCT के पास जाके कमिश्नर को अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रार ने आपकी कंपनी, हमेशा याद रखें कभी भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है। हाँ जी, ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होता है। उसने आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल को क्या कर दिया है? अपने पास रजिस्टर्ड कर दिया। जब उसने आपसे एक चीज ली है, तो वो भी आपको एक चीज देगा। क्या देगा? वो आपको एक चीज देगा जिसका नाम होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, के मैं आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर चुका हूं। इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस ये है कि मैं आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल अपने पास रजिस्टर्ड कर चुका हूं। मैं अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल अपने पास क्या कर चुका हूं? रजिस्टर कर चुका हूं। तो ये आपको एक डॉक्यूमेंट देगा, इसका नाम क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ। और जब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, तो ये एक बोर्ड होगा, एक कागज का पर्चा होगा। इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ आ रहा होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। कंपनी का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। जबरदस्त। हाँ जी, किस डेट को आपने इसको रजिस्टर्ड किया है, ये लिखा हुआ आ रहा होगा। कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, ये लिखा। और ये पब्लिक प्राइवेट कहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा? मेमोरेंडम में लिखा आ रहा होगा। चौथी चीज क्या लिखी भी आ रही होगी? लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। और अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको क्या कर देगा? इशू कर देगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है? तो सेक्शन अब जो हम पढ़ रहे हैं रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड लिंक्ड हो रहा है हमारी कंपनी की डेफिनेशन से, जहां पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे? कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते हैं। आप जब ICAP में जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, तो आप रजिस्टर्ड नहीं हुए थे।
आपके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हुए थे, आपने इंटर की मार्कशीट दी होगी, आपने इंटर के डॉक्यूमेंट्स, उसने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो रिटर्न में उसने आपको सीआरएन कार्ड वगैरह को इशू किया होगा प्यारे बच्चों के याद। अगर उसने कहा नहीं भाई आप तो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर का तो आपका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया या आपके मार्कशीट ही नहीं है, आप सेकंड ईयर में अपियर ही नहीं हुए, तो मैं आपको रजिस्टर्ड, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या कर देगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देगा। एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी चीजें क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। डन हो गया प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास है सेक्शन 16। अब मेरी 5 मिनट की बात सुन जल्दी से, सेक्शन 16 के ऊपर। सेक्शन 16 पेज नंबर 5। There shall be filed subsection 1, चले बच्चों 5-10 मिनट। There shall be filed with the registrar an application on the specified form containing the following information and documents for the incorporation of a, और देखिए हेडिंग क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से। There shall be filed a declaration on the specified form by an authorized intermediary or by a, कौन सा वर्ड यूज हो रहा है मेरे भाई, कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज अ डायरेक्टर ऑफ कंप्लायंस विद ऑल और एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ this act and the rules and regulation made thereunder in respect of registration and the matter precedent. Memorandum of association of the company of the proposed company signed by all the subscriber। कौन होंगे, अभी थोड़ी देर पहले जो प्रोमोटर होंगे, प्रोमोटर कौन था, पर्सन। द पर्सन कौन था, जिसने वो कंपनी बनाना होगा, बोर्ड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। तो ये एप्लीकेशन भी कौन दायर करेगा, ये वही लोग दायर करेंगे जिन्होंने कंपनी बनाने का सोचा था प्यारे बच्चों। जबरदस्त जबरदस्त। तीसरी चीज, देयर में इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड देयर शेयर इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी बी द article of association signed by the subscriber duly witnessed and dated and an address for correspondence till its registered office is established। and जब कंपनी बनी नहीं है तो मैं क्यों एक जगह खरीद लूं रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, कंपनी बनाओ तो उसके बाद मैं रजिस्टर्ड ऑफिस खरीदूंगा, तभी लॉ ने रजिस्टर्ड ऑफिस का वर्ड यूज नहीं करा, एक एड्रेस का वर्ड यूज करा। सही है। वेयर, अब अगला सब सेक्शन 2 किसके ऊपर अप्लाई होगा भाई, पर्सन ने जमा करा दिया, तो अगला सब सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा, वेयर रजिस्ट्रार इज ऑफ द ओपिनियन that any document or information filed with him in connection with the incorporation of the company contain any matter contrary to the law or does not otherwise comply with the requirement of law or is not complete owing to any defect, error or omission or is not properly authenticated, the registrar may either require the company to file a revised documents or remove the defects or deficiencies within the specific। ये ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे रजिस्ट्रार आपकी कंपनी को रजिस्टर नहीं करेगा। Where the applicant fails, अब अगला सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा, एप्लीकेंट, शेयर होल्डर नहीं, मेंबर नहीं, कौन, applicant। Where the applicant fail under subsection 2 to remove the deficiency conveyed within the specified period, the registrar may refuse the registration of a company। जब रिफ्यूज करेगा तो उसको बताएगा, कैसे बताएगा, जो ऊपर उसने एड्रेस आपको प्रोवाइड क्या होता है। If the registrar is satisfied that all the requirement of this act and the rules or regulation made thereunder have been complied with, he shall register the company नहीं, he shall register the memorandum and other documents delivered to him on registration of the memorandum of a company. The registrar shall issue a certificate that the company is incorporated। The certificate of incorporation shall state the name and the, जिस तरह हमारा NTA नंबर होता है, NIC नंबर होता है, इस तरह कंपनी का भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। The date of its incorporation, whether it is a private or a public, whether it is a limited or unlimited, if it is limited, whether it is limited by shares or limited by guarantee। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर क्या क्या आएगा, जितना कुछ अब तक हमने पढ़ा है वो सब कुछ है। डन हो गया प्यारे बच्चों। एक फौरन से छोटा सवाल है, सिर्फ 2 मिनट में क्लास ऑफ करना।
पेज नंबर 6, आखिरी पेज। अगर आप ये सवाल समझ गए मेरे साथ, आपको समझ में आ जाएगा लॉ का पर्चा है क्या। खुदा का वास्ता है, थोड़ा सा अगर आप सीरियस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7B, ऑटम 2015। पाबंद लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ incorporation and has filed an application with the registrar office for registration of its, देखिए वर्ड एग्जामिनर भी क्या वर्ड यूज कर रहा है, for the registration of its memorandum of association. However, the registrar has refused to register the memorandum. Under the provision of a Companies Act 2017, state the possible reason for such refusal. Full stop. जल्दी 6 नंबर का सवाल, पीछे ही लॉ लिखा हुआ है, पढ़े और आंसर जल्दी भाई। सेकंड सबसेक्शन 2, सेकंड पॉइंट ना बोला है, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 बोला है। और में एक बात थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स बात की है, ईशा रजिस्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स डिलीवर्ड टू मी। तो वन सेक्शन 5 में सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की मेमोरेंडम ऑफ कंपनी की बात है, हाँ दूसरे जो डॉक्यूमेंट सॉरी नहीं, बट अगर तुम नीचे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का कंटेंट देखो, वो सारे मेमोरेंडम का कंटेंट है। तो इस पे वो ये कह रहा है कि ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्टर शैल इश्यू अ सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट इशू करेगा उसके अंदर जो डिटेल्स आ रही होगी वो सारी की सारी मेमोरेंडम के कंटेंट से रिलेटेड है। रजिस्टर वो दोनों ही करेगा, एक्सेप्ट दोनों ही डॉक्यूमेंट। भाई इसका आंसर चले ऑफ नहीं करना क्या? हाँ, सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2 एंड, अच्छा वो आगे वाला तुमने नहीं पढ़ा ना, एडवाइस द कोर्स ऑफ एक्शन, वो तो नहीं पढ़ा ना अभी। 2 आपको लगता है 2 पे 6 नंबर मिलेंगे आपको? कौन सा आ जाए? चले ऑप्शन अवेलेबल क्या है? मैं कमिश्नर को अपील, तो 1 नंबर हो गया इसका, बाकी 5 नंबर। चले आप आ जाओ, ये लाइन लिखने पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, ये सब सेक्शन 2 लिखने में आपको 5 नंबर मिलेंगे। वो आपसे क्या कह रहा है? स्टेट दी पॉसिबल रीजन। पढ़े खुदा का वास्ता, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझे। Where the registrar is of the opinion, that any document or information filed with him in connection with the incorporation of a company contain any matters contrary to or does not otherwise comply with the or is not complete is not properly authenticated। और कुछ लिखा हुआ है? बस ये 4 वर्ड्स लिखे हैं, तो ये 4 रीजन, इन 4 वर्ड्स के आपको 6 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। सेकंड क्लास है प्यारे, जल्दी बताएं इसके ऊपर कितना मार्क्स मिलेगा? इसके ऊपर आपको लिखेंगे। द पॉइंट इज प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, इसका मतलब है ये जो डिक्लेरेशन है इट इज नॉट साइंड बाय
ऑल द जितने लोग कंपनी बनाना चाह रहे हैं उन सब ने इसको साइन नहीं किया। इसका मतलब कॉन्ट्ररी टू द लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कंपनी बनाने गए, आपने कहा कौन सी कंपनी बनानी है, रजिस्ट्रार ने कहा एसएमसी, और साइन कितने लोगों ने करे हुए? 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4 लोग। इसका मतलब क्या वो आपकी कंपनी एक्सेप्ट करेगा? वो आपकी कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने कहा भाई कंपनी कौन सी बनानी है, लिमिटेड बनानी है या अनलिमिटेड बनानी है? आपने कहा भाई लिमिटेड बाय गारंटी बनानी है। लिमिटेड बाय गारंटी बनानी, तो भाई अमाउंट तो बताएं, अमाउंट ही आपने उसमें नहीं लिखी। जब आपने अमाउंट ही नहीं लिखी हुई तो क्या वो आपकी कंपनी को रजिस्टर करेगा? क्या वो डॉक्यूमेंट आपसे एक्सेप्ट करेगा? वो आपसे कहेगा भाई मुझे अमाउंट बताओ तभी मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर सकता हूं, अदरवाइज रजिस्टर नहीं कर सकता। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों, हमारे पास जब पेपर आता है ना, इसमें ये थोड़े से मसले हैं। जब हम इन सब सेक्शन को लिख के सिर्फ आ जाते हैं तो उसके बेसिस पर हमको मार्क्स नहीं मिलते अनलेस हम उसको एक्सप्लेन ना करें। अगर आप इन 4 वर्ड्स को देखें, इज नॉट कंप्लीट। अब कोई भी एग्जांपल देता हूं, कंप्लीट क्यों एग्जांपल देना? ग्रीन शर्ट कंप्लीट क्यों एग्जांपल देना जल्दी से? उसमें एड्रेस नहीं दिया हुआ, और मेमोरेंडम जमा नहीं कराया, और आर्टिकल जमा नहीं कराया, और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराई, या डिक्लेरेशन को उसने जब रजिस्ट्रार के पास डिक्लेरेशन साइन नहीं होगी वो आपकी कंपनी कैसे रजिस्टर कर दे यार? उसके पास का वो क्या एविडेंस होगा? सो इट कुड बी एनीथिंग। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? हमने कोशिश करनी है कि हमने लॉ को इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से ये 4 वर्ड्स याद कर लें आप। लेकिन जब तक इन 4 वर्ड्स को आप समझेंगे नहीं, तो जब भी पेपर में सवाल आएगा लिस्ट एनी ग्राउंड्स, आप कभी भी इसका आंसर प्रोवाइड, अगर वो आपसे कह दे कोई 6 एग्जांपल दे दे, बच्चा क्या करेगा यार? हर बच्चा ये लिख के आ सकता है। तो एग्जांपल तभी होंगी जब इस लॉ को हम रेलिवेंट चीजों से कनेक्ट करने का। यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्लास में ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इंशाल्लाह इसको पढ़ना अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।